बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी फौद अहमद और आज हमारा जो टॉपिक है वो है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कोविड-19 या कोरोना वायरस 2019। असल में कोरोना वायरसेस की एक फैमिली होती है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस पाए जाते हैं। 1960 से लेकर अब तक इनमें मुख्तलिफ वायरसेस की डिस्कवरी होती आ रही है। कोविड-19 भी इसी फैमिली का एक मेंबर है जो रिसेंटली दिसंबर 2019 में चाइना से डिस्कवर हुआ था और आजकल दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं कि अगर एक ह्यूमन इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस और कोविड-19 से तो वो कैसे दूसरे पर्सन या दूसरे ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकता है। इसमें हम दो तरह के रूट पढ़ते हैं। एक हम कहते हैं कि फेकल ओरल रूट जिसमें ज़्यादातर हम सरफेसेस या किसी ऐसे सरफेस को स्टडी करते हैं जहाँ पे एक इन्फेक्टेड पर्सन रहा हो और उस जगह को उसने इन्फेक्ट किया हो, तो वहाँ से भी चांसेस बहुत है कि दूसरे बंदे को इन्फेक्ट कर सके। लेकिन स्पेशली हम जो पढ़ते हैं उसमें हम रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को ज़्यादातर देखते हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसी सरफेस से या किसी ह्यूमन से। इसमें हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्ट कांटेक्ट आता है इसमें कफिंग या स्नीजिंग, मतलब एक बंदा अगर कांसता है तो वो कांसते वक्त अपने ड्रॉपलेट्स में इस वायरस को दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफ़र कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है और इस टाइम ये कफ कर रहा है या स्नीज कर रहा है और इससे ये ड्रॉपलेट्स बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो हम कहते हैं कि 3 to 6 फीट के डिस्टेंस में अगर इसके साथ कोई हेल्थी पर्सन हो तो उसमें हम कहते हैं कि 90% चांसेस है कि ये दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सके। तो जब ये अपने ड्रॉपलेट्स बाहर की तरफ फेंकता है थ्रू कफिंग और स्नीजिंग, तो वो वायरस क्या करता है, वो वायरस दूसरे पर्सन तक पहुंचता है, मे बी उसके किसी बॉडी सरफेस पे लगे या डायरेक्ट वो इनहेल करे। तो इनहेलेशन के दौरान जब ये वायरस उसके ट्रेकिया तक पहुंचेगा, ट्रेकिया के बाद रिस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर होगा और रिस्पिरेटरी सिस्टम में जब एंटर होता है तो हमारे लंग्स तक ये पहुंचता है। लंग्स तक पहुंचने के बाद हम कहते हैं कि लंग्स में हमारे पास जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सेल्स होते हैं जिसे हम अल्वियोलाई का नाम देते हैं, ये ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं टाइप 1 न्यूमोसाइट और दूसरे को हम कहते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट। असल में जो टाइप 1 न्यूमोसाइट होता है, ये हमने एक अल्वियोलाई जो है ना वो उसको एनलार्ज किया हुआ है और इसमें ये हमारे पास टाइप 1 और ये टाइप 2 न्यूमोसाइट है। तो जो टाइप 1 न्यूमोसाइट होता है ये रिस्पॉन्सिबल होगा गैसेस एक्सचेंज के लिए और जो टाइप 2 न्यूमोसाइट होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन के लिए। सरफेक्टेंट असल में हमारे पास लिपोप्रोटीन मटेरियल्स होते हैं जो अल्वियोलर कोलैप्सिंग प्रेशर को रिड्यूस कर रहे होते हैं या सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर रहे होते हैं। तो ये सरफेक्टेंट जो टाइप 2 न्यूमोसाइट प्रोड्यूस कर रहा है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और टाइप 1 सेल जो गैसेस एक्सचेंज करवाता है। तो ये दोनों अल्वियोलाई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जब ये वायरस आता है और अल्वियोलाई के साथ इसका कांटेक्ट बनता है तो अल्वियोलाई में क्या होता है कि ये डायरेक्टली कहाँ पे आएगा, टाइप 2 जो न्यूमोसाइट है इसके साथ बाइंड होगा। लेकिन ये खुद बहुत बाइंड नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने टाइप 2 न्यूमोसाइट का जो सेल है इसको इनलार्ज करके शो किया हुआ है। टाइप 2 न्यूमोसाइट के सरफेस पे एक रिसेप्टर होता है जिसे हम कहते हैं एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम टाइप 2। ये एक ऐसा रिसेप्टर है जो टाइप 2 सेल के सरफेस पे होता है। तो जब ये कोविड-19 वायरस आता है
और कोविड-19 हमें ये कॉन्सेप्ट इसका समझ आना चाहिए कि जो कोविड-19 वायरस होता है, इसके सराउंडिंग में क्या होता है, स्पाइक्स प्रोटीन्स होते हैं, इसे हम कहते हैं एस स्पाइक्स प्रोटीन। तो जब ये टाइप 2 सेल के सरफेस पे आता है तो ये डायरेक्टली इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं, अपने स्पाइक्स इसके साथ बाइंड कर जाते हैं। और जब ये इसके साथ बाइंड होता है तो उसके बाद क्या होता है कि ये वायरस टाइप 2 सेल न्यूमोसाइट के अंदर चला जाता है। तो जब ये इस सेल के साइटोप्लाज्म में आता है, उसके बाद ये इसके राइबोसोम के साथ अटैच हो जाता है, या राइबोसोम जो है ना इसको ट्रैप कर देता है। और ट्रैप करने के बाद इनमें जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है कि राइबोसोम इस आरएनए के साथ कुछ ऐसा करता है कि इससे मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स बनाता है। और जब ये प्रोटीन बन जाते हैं डिफरेंट शेप्स में, तो ये आगे जाके क्या करवाते हैं, आगे जाके ये करवाते हैं प्रोटीनेसिस। और जब प्रोटीनेसिस होता है तो इस दौरान मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियोकैप्सिड, इसके साथ कुछ स्पाइक्स प्रोटीन्स और कुछ स्पेसिफिक एंजाइम की प्रोडक्शन होती है। तो जब ये बन जाते हैं, एक काम तो ये हो गया कि विद द हेल्प ऑफ ACO2 जब ये वायरस अंदर की तरफ आता है, राइबोसोम इसको ट्रैप करता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस आगे चलता है और मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स बनते हैं। ये प्रोटीन्स आगे जाके न्यूक्लियोकैप्सिड, स्पाइक्स और कुछ स्पेसिफिक एंजाइम बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और एंजाइम भी इस आरएनए को यूज़ कर रहा होता है। और आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो कोविड-19 वायरस का जो आरएनए है, ये हमारे पास पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो जब यही आरएनए जो वायरस अंदर की तरफ आते हैं, कुछ तो राइबोसोम यूज़ कर रहे होते हैं और कुछ यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसे हम आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। ये एक ऐसा एंजाइम होता है कि ये इस वायरस से आरएनए लेता है जो पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और इसको मॉडिफाई करवाता है, इसकी मॉडिफिकेशन करवाता है। तो जब ये मॉडिफाई होते हैं तो मतलब यहाँ पे ये इसके कॉपीज बनाता है और मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे आरएनएस बन जाते हैं। तो जब ये आरएनएस बन जाते हैं, यहाँ पे राइबोसोम में ट्रांसलेशन प्रोसेस के ज़रिए ये न्यूक्लियोकैप्सिड, स्पाइक्स और स्पेसिफिक एंजाइम बनते हैं। तो असल में यहाँ पे इस वायरस का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये आरएनएस जो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के हेल्प से और यहाँ पे राइबोसोम में जो ट्रांसलेशन प्रोसेस हो रहा था, इसकी हेल्प से जो स्पेसिफिक एंजाइम, स्पाइक्स ये वगैरह ये जो चीज़ें बनी हुई है, जब ये आपस में मिलते हैं तो ये हमारे पास दोबारा से इसी तरह के वायरसेस बनाते हैं। तो एक वायरस से ये मल्टीप्लाई होके इस टाइप 2 सेल को यूज़ किया और मुख्तलिफ किस्म के अपनी इसी तरह के और कॉपीज़ और वायरसेस इसी सेल में बने। और इस दौरान जब वायरसेस बन जाते हैं तो ये टाइप 2 सेल जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है।
लेकिन डिस्ट्रॉय होने के बाद ये प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। जैसे ये डिस्ट्रॉय होते हैं उस दौरान क्या होता है कि ये कुछ स्पेशल इन्फ्लेमेटरी मीडिएट्स रिलीज करवाते हैं। फॉर एग्जांपल ये वो टाइप 2 न्यूमोसाइट था जिसे हमने वहाँ पे एनलार्ज किया। ये टाइप 2 जब डिस्ट्रॉय हो रहा होता है तो इस दौरान ये कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएट्स रिलीज करवाते हैं अल्व्यूलाई में, और यही इन्फ्लेमेटरी मीडिएट्स आगे जाके वहाँ पे जो मैक्रोपेजेस होते हैं उनके साथ कांटेक्ट में आते हैं और उन्हीं मैक्रोपेजेस को ये स्टिमुलेट कर देते हैं। तो जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो रिएक्शन में जवाब में मैक्रोपेजेस क्या करते हैं, कुछ केमिकल रिलीज करवाते हैं। तो जब मैक्रोपेज स्टिमुलेट होता है तो क्या करवाते हैं, कुछ केमिकल रिलीज करवाते हैं। उनमें हमारे पास इंटरल्यूकिन 1, इसी तरह इंटरल्यूकिन 6 और एनटीएफ अल्फा। एनटीएफ मतलब ट्यूमर नेक्रोसिस अल्फा फैक्टर, ये भी एक प्रोटीन होता है जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के लिए सिग्नल देते हैं। तो ये जब तीनों केमिकल जो है जब ये मैक्रोपेज से रिलीज होते हैं अल्व्यूलाई में, अल्व्यूलाई से ये फिर निकल के सराउंडिंग में जो यहाँ पे कैपिलरीज होते हैं, इस कैपिलरीज में जो ब्लड वेसल होते हैं असल में, इन ब्लड वेसल में ये एंटर हो जाते हैं। तो जब ब्लड वेसल में एंटर होते हैं तो इनका जो फर्स्ट काम होगा वो क्या होगा कि इन कैपिलरी को ये डायलेट कर देते हैं। एक तो इनका ये काम हो गया। दूसरा, जब ये डायलेट कर जाते हैं इन कैपिलरीज को तो इसमें यह होता है कि जो इनर लाइनिंग होती है इन कैपिलरीज की, हमें पता है कि इनमें हमारे पास एंडोथीलियल सेल्स होते हैं और ये एंडोथीलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो एंडोथीलियल सेल्स के दरमियान जो स्पेसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। उसके इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, हम कहते हैं कि कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई। कैपिलरी परमेबिलिटी जो है वो जब इंक्रीज होती है, परमेबिलिटी मतलब जो सेल के अंदर या सेल के बाहर जो मटेरियल्स इन आउट होते हैं उनकी जो सिलेक्शन होती है परमेबिलिटी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो अगर परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मतलब यहाँ पे एक सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो जब ये कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होती है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारे पास जो प्लाज्मा होता है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो हमारे पास लीक्ड आउट हो जाता है। क्या होगा, लीक्ड आउट होगा। और यहाँ पे क्या काज होगा, अल्व्यूलर एडेमा। तो जब अल्व्यूलर एडेमा काज होता है मतलब जितना भी फ्लूइड है, जितना भी प्लाज्मा है वो इंटरस्टिशियल से और कैपिलरी से इन आउट हो जाता है, लीक हो जाता है एबनॉर्मली। तो हमारे पास क्या होता है, अल्व्यूलर एडेमा काज होने लगता है। तो जब अल्व्यूलर एडेमा काज होता है तो अंदर जो सर्फेक्टेंट्स होता है वो ड्रॉन आउट हो जाता है। तो जब ये ड्रॉन आउट हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाता है। जब भी सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है अल्व्यूलर कोलैप्स होगा। यही अल्व्यूलाई कोलैप्स कर जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं। हमें पता है कि जो अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, हमारे पास सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा।
कुछ इस तरह का फार्मूला है। जब प्रेशर बढ़ाते हैं सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, अल्वेलर ओडेमा जब इंक्रीज होता है, जितना भी सर्फेक्टेंट है वो इसमें सिंक कर जाते हैं, अपना जो फंक्शन है, जो एबिलिटी है सर्फेक्टेंट का, जो कोलेप्सिंग प्रेशर रिड्यूस करता है, वहाँ पे ये एबनॉर्मल होता है। तो यहाँ पे ये अपना एबिलिटी को बैठते हैं और इस फ्लूइड में ये क्या होता है, सिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन बढ़ता जाता है, क्योंकि अल्व्यूलर वॉल्स पे मुसलसल प्रेशर बन रहा होता है। तो जब इस पे प्रेशर बन रहा होता है, सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाता है और अल्व्यूलर कोलैप्स हो जाता है। यहां पे जो कंडीशन काज होता है उसे हम कहते हैं हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया वो कंडीशन है कि जिसमें हमारे पास एबनॉर्मली ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है हमारे ब्लड में, या मोर स्पेसिफिकली अगर हम कहें कि हमारे आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन की कमी आती है। हाइपोक्सीमिया की वजह से क्या होता है कि हमारा जो वर्क ऑफ ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, वर्क ऑफ ब्रीथिंग प्रोसेस जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो जब वर्क ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज होगा, मतलब यहाँ पे क्योंकि इस जो अल्वेओलारी कोलैप्स हो जाता है, इसमें हमारे पास टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स थे। टाइप 1 असल में हमारे पास गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या थे, रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन यहाँ पे तो अल्व्यूलर कोलैप्स हो गए। तो जब अल्व्यूलर कोलैप्स होते हैं, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की नीड होती है हमारे ब्लड के लिए, लेकिन यहाँ पे मुसलसल अल्व्यूलर कोलैप्स होने की वजह से हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस बढ़ जाता है ड्यू टू हाइपोक्सीमिया, और वर्क ऑफ ब्रीथिंग हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। वर्क ऑफ ब्रीथिंग के इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसे हम सिंपल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ काज होने लगता है। ये तो एक मैक्रोपेज की वजह से इतना सारा कुछ यहाँ पे होता है कि अल्व्यूलर कोलैप्स होने तक की नौबत आती है। लेकिन इसी दौरान हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, जो हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं, वो भी इस इन्फ्लेमेटरी एरिया पे आते हैं और अपना रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इसलिए कहते हैं, अगर किसी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो उनके मैक्रोपेजेस और न्यूट्रोफिल स्ट्रॉन्ग होंगे, एबंडेंट होंगे, मतलब अमाउंट में ज़्यादा होंगे। अब अगर यहाँ पे न्यूट्रोफिल आते हैं इस इरादे से कि इस वायरस के अगेंस्ट फाइट करेगा, तो जब ये अंदर आता है इस अल्व्यूलाई में, यहाँ पे मे भी ये वायरस को डिस्ट्रॉय कर दे, कुछ वायरसेस को, लेकिन सारे को ये नहीं कर सकता अगर इम्यून सिस्टम वीक है। तो जब इम्यून सिस्टम वीक होते हैं, उसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स असल में कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, प्रोटीनेजेस लाइक सब्सटेंसेस ये रिलीज करवाता है। तो वो केमिकल्स जब इस अल्व्यूलाई में यहाँ पे जो वायरस है कोविड-19, इन दोनों का जब आमना सामना होता है, तो इसके साथ तो फाइट करके कुछ ना कुछ ये कर देता है, लेकिन ये केमिकल्स इस टाइप 1 और टाइप 2 सेल के लिए भी डेंजरस है। ये वायरस को के डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ क्या करवाता है, इन टाइप 1 और टाइप 2 सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर भी जो अल्व्यूलाई होता है, इसमें हमारे पास मैक्रोपेजेस आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, यहाँ पे टाइप 1 टाइप 2 सेल्स आ जाते हैं, और एक साथ ये जमा हो जाते हैं, कंसोलिडेशन हो जाती है। तो जब ये यहाँ पे होता है तो क्या होता है कि अल्व्यूलर कोलैप्स, ये भी यहाँ पे
हो जाता है। यहाँ पे अल्व्यूलर कोलैप्स होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, जब वर्क ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज कर जाती है तो यहाँ पे असल में होता है कि हमारा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी जो हमारे पास ऑक्सीजन का लेवल होता है यहाँ पे वो डिक्रीज़ हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो टाइप 1 सेल्स होते हैं वो तकरीबन डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। तो इस वजह से हम इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन का जो हमारा प्रोसेस होता है, मतलब जो वर्क ऑफ ब्रीथिंग होती है वो इलेवेट लेवल पे इंक्रीज़ कर जाता है। तो जब वो इंक्रीज़ कर जाता है यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारे पास डिक्रीज़ हो जाता है। जब ये डिक्रीज़ होता है, असल में जो लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन होता है ये कुछ कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट करते हैं, कुछ कीमो रिसेप्टर ये स्टिमुलेट करवाते हैं जो डायरेक्टली हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो होता है उस दौरान क्या होता है कि कुछ कीमो रिसेप्टर रिलीज़ होते हैं और यही कीमो रिसेप्टर आगे जाके हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करवाते हैं। तो जब वो स्टिमुलेट होते हैं तो हमारा हार्ट रेट और इसके साथ साथ हमारा जो रिस्पायरेटरी रेट है वो बढ़ जाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि वर्क ऑफ ब्रीथिंग जो है ना वो इंक्रीज कर गया है, क्योंकि हमारे पास हार्ट रेट और इसके साथ रिस्पायरेटरी रेट इस लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से इंक्रीज हो जाता है। अब इसके बाद जब यहाँ पे अल्व्यूलर कोलैप्स होता है और वो भी इस वजह से होता है कि मैक्रोपेज के बाद जब न्यूट्रोफिल एंटर होता है और वो क्या करवाता है, वो कुछ केमिकल रिलीज करवाता है और टाइप 1 और टाइप 2 सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो जब अल्व्यूलाई में एक साथ जमा होते हैं, मतलब यहाँ पे जो मैक्रोपेजेस भी होंगे जो बिल्कुल डैमेज फॉर्म में होंगे, टाइप 1 टाइप 2 सेल भी होंगे और कुछ न्यूट्रोफिल्स भी होंगे और मे बी के कुछ वायरसेस भी हो। तो जब वो यहाँ पे जमा होते हैं तो इसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं और इसमें इस पेशेंट को प्रोडक्टिव कफ स्टार्ट होने लगता है। स्टार्ट में हमारे पास जो कफिंग थी वो ड्राई कफ थी, क्योंकि यहाँ पे ये मटेरियल्स उस टाइम नहीं था। तो आगे जाके जब ये क्रोनिक होने लगता है तो उस दौरान क्या होता है कि प्रोडक्टिव कफ स्टार्ट होना जाता है विद स्प्यूटम, जिसे हम स्प्यूटम कहते हैं। कफिंग के दौरान स्प्यूटम आने लगता है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, हाइपोक्सीमिया कंडीशन काज हुआ। इसके साथ हमारे पास वर्क ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज हो गई, हमारे पास जो ऑक्सीजन लेवल है वो डिक्रीज हो गया, हार्ट रेट रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज हो गया और प्रोडक्टिव कफ होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो और ऑर्गन्स होते हैं उस पर भी इसका इफेक्ट होता है। हमारे पास जो इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 होता है, इसके साथ NTF भी, ये तीनों ब्लड में जाके, असल में अगर ब्लड की डिफिनीशन का हम कहें कि हम कहते हैं ना कि ब्लड इज़ अ मीडियम टू ट्रांसपोर्ट डिफरेंट मटेरियल्स, मतलब यहाँ पे ये इन मटेरियल्स को, इन केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और वो एक जब स्टार्ट में जब जाते हैं तो हमारे पास CNS, जब यहाँ CNS तक पहुँचते हैं तो CNS में हमारे पास हाइपोथैलेमस को ये स्टिमुलेट कर देते हैं। और जब हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है ड्यू टू इन केमिकल्स की वजह से, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और NTF अल्फा फैक्टर, जब ये यहाँ पे आते हैं और CNS में एंट्री देते हैं और हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं। हाइपोथैलेमस को उनका कहना यही होता है कि आप क्या रिलीज कर दो, PGE2 जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है। तो जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करते हैं तो हमारा जो
बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाता है। और जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारे पास क्या होता है, फीवर, हमारे पास फीवर हो जाता है। इसके साथ साथ ये तो CNS पे इसका इफेक्ट था। CNS के बाद स्टार्ट में हमने कहा कि जब यहाँ पे जो कैपिलरी की जो कैपिलरी होते हैं सराउंडेड इस अल्वेओलाई के, जब वो डायलेट कर जाते हैं इन केमिकल्स की वजह से, इनकी परमेबिलिटी जब इंक्रीज होती है, इस दौरान कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे इन द फॉर्म ऑफ इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1 और NTF। हमने कहा ना कि इनमें लीक कर जाते हैं जितना भी हमारा प्लाज्मा होता है, जितना भी हमारा फ्लूइड होता है, चाहे वो इंटरस्टिशियल होता है या एंडोथीलियल होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारा वेजल में ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, और हमारा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है, जो हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई होती है, वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट चला जाता है हाइपोटेंशन में चला जाता है, यानी इसका जो ब्लड प्रेशर होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। इसी तरह जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, तो हमारे किडनी पे भी इफ़ेक्ट होता है, और हमारे किडनी को उसी तरह नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर जिस तरह ब्लड सप्लाई होता है उस तरह इस कंडीशन में नहीं होता, तो इसमें हमारे पास किडनी भी डैमेज हो जाती है। फिर उसके बाद जो दूसरा ऑर्गन है, तीसरा ऑर्गन है, उसमें हमारे पास जो लीवर होता है, अगर यहाँ पे ब्लड प्रेशर डिक्रीज है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज है, तो इसके साथ हमारा जो लीवर होता है वो भी इफ़ेक्ट होगा, और वो इस तरह इफ़ेक्ट होता है कि जो हमारे जितने भी इंजाइम्स होते हैं, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, वो हमारे पास एलिवेट हो जाते हैं, इंक्रीज, उनका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, और हमारे लीवर जो है वो भी इनमें से इफ़ेक्ट हो जाता है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन इसमें आती है कि पेशेंट हाइपोक्सीमिया में होगा, वर्क ऑफ ब्रीथिंग जो होगा वो इंक्रीज होगा, पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा, और जब स्टार्ट में ड्राई कफ हो रहा था और फिर बाद में क्या हो जाता है, प्रोडक्टिव कफ होना स्टार्ट हो जाता है, और उसके साथ साथ जो प्रोस्टाग्लैंडिन है PGE2, वो भी उसकी वजह से भी बॉडी टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है और बंदा फीवर में चला जाता है, और ब्लड वॉल्यूम की वजह से पेशेंट हाइपोटेंसिव हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डायग्नोज और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। अभी तक वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।